बदलते वक्त और ज़रूरतों को देखते हुए एक बार फिर से छात्रों के हित में यूजीसी ने बड़ा फैसला लिया है। विदेशी यूनिवर्सिटी के तर्ज पर अब भारत की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी एक साल में 2 बार एडमिशन मिल सकेगा। यूजीसी ने इसकी मंजूरी दे दी है। जुलाई अगस्त तक के साथ ही अब जनवरी फरवरी में भी दाखिले होंगे और ये नियम इसी सत्र से लागू होगा। इससे छात्रों को काफ़ी फ़ायदा तो होगा ही, खासतौर से उन छात्रों को जो किसी वजह से जुलाई अगस्त वाले सत्र में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और इसके बाद उनको एडमिशन के लिए एक साल तक का इंतज़ार करना पड़ता था। अब इतना ही नहीं, इस फैसले के बाद साल में 2 बार कैंपस सिलेक्शंस भी हो सकते हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के और ज़्यादा अवसर मिलेंगे। तो चलिए इस खुशखबरी को और बेहतर तरीके से समझते हैं छात्रों के लिहाज से और इस पूरे सेक्टर के लिहाज से। खासतौर से अब क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार एडमिशन भी कर पा रहे हैं, तो छात्रों के लिए और छात्रों के आदान प्रदान के लिहाज से कितनी बड़ी खबर है ये, इस पर मंथन करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका तारुफ कराती हूँ। सोनू सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर ऑफ रशियन स्टडीज, JNU। अनिल नागर, फाउंडर एंड CEO अड्डा 247। शांतनु रूज, फाउंडर एंड CEO टीम लीज एडटेक। प्रोफेसर दिनेश गुप्ता, करियर काउंसलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। सैनी साहब, आप ही के पास आऊँगी क्योंकि छात्रों के लिए तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है और UGC का ये जो फैसला है, मेरे ख्याल से जिस तरह से हम सब एक विकसित भारत की थीम लेकर चल रहे हैं, उसमें एक बहुत बढ़िया कदम आगे उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तर्ज पर अगर मैं इस कदम को समझना चाहूँ सर, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है यूजीसी का। हम्म। देखिए, पहले साल में एक बार एडमिशन जब होता था, उसका हम्म। कारण अक्सर ये होता था कि बहुत सी तैयारियां करनी होती थी, बहुत सी प्रोसीजर्स होते थे, उनको करना होता था, जो कि आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत आसानी से और जल्दी समय में अगर इच्छा हो तो की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से आज इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और हालांकि ये कदम बहुत पहले ही उठ जाना चाहिए था, बट ठीक है, देर सही, बट आए तो सही कम से कम। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम है और इससे जो छात्र अक्सर जिनसे अक्सर डेडलाइन मिस हो जाया करती थी या किसी वजह से कभी उनका रिजल्ट नहीं आया या कोई भी उनके पास फाइनेंशियल इशू है, उसकी वजह से उनका कोर्स मिस हो जाता था, तो इस वजह से अब कम से कम उनका पूरा एक साल खराब नहीं होगा, तो कम से कम वो एडमिशन ले पाएंगे। बहुत अच्छी पहल है और इसके लिए यूजीसी को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। प्रोफेसर गुप्ता, थोड़ा सा और बारीकी से मुझे इसको समझना है क्योंकि इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लचीलापन इस आदेश में रखा गया है और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अनुसार, कोर्सेज के अनुसार वो बच्चों को भर्ती कर सकते हैं, एडमिशन 2 बार ही कर सकते हैं। लचीलापन दिया गया है यहाँ पर, कुछ कंपल्सरी नहीं रखा गया है शायद। ये एकदम ये सचमुच सराहनीय कार्य है कि इसको लचीला रखा गया है। इसमें जी। कोई कंपल्शन नहीं किया गया है। हाँ। या तो यूनिवर्सिटी चाहे, यानी जो कॉलेज चाहे, या तो वो 2 बार इसको एडमिशन दे सकते हैं, और चाहे तो एक बार में ही वो इसको पूरी तरह से उसको यानी पूरा फ्लेक्सिबल रखा गया है यहाँ पर। शांतनु, किस तरह से आपको लगता है कि इसको लेकर अब कॉलेजेस आगे बढ़ेंगे? देखिए, हम एक ऐसे दौर में भी है जहां पर पढ़ाई लिखाई, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को लेकर एक नई ऊर्जा है, एक नया दौर है, हम आता हुआ देख रहे हैं। साथ ही भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ भी लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है। अब ऐसे में कदम तो सराहनीय है, लेकिन क्या आपको लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल हमारे इस सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, उसको ध्यान में देते हुए अधिकतर कॉलेजेस जो हैं इसको अपना लेंगे? शांतनु? मुझे लगता है इसे 2-3 तरह से देखना चाहिए। एक तो ये जो सेकंड सेशन का एडमिशन है, ये किसके लिए फायदेमंद है? जिस बच्चे को नॉर्मल एडमिशन लेना था, जो 12वीं पास करके कॉलेज में आते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल 2-3 महीने का टाइम होता है, उसमें सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं नॉर्मली। इसमें 3 तरह के बच्चों को एक्चुअली फायदा होगा। नंबर 1, जो बच्चे वो हैं जो कि छूट गए किसी कारण से, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, उनका किसी कारण से मिस हो गया, कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो सकता है, फैमिली में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके चक्कर में उनका मिस हो गया। दूसरा, वो बच्चे जो कि डुअल डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने जुलाई सेशन में किसी में एडमिशन लिया, अब उनको लगता है कि हमें दूसरा और एक डिग्री करना चाहिए, जिसके लिए यूजीसी ने एक और दूसरा एक्ट पास किया था, उनके लिए फायदेमंद होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, वो है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जिनको चाहिए फ्लेक्सिबल एडमिशन सेशन, जिसको उसमें चाहिए हमें, जब हमें ये जरूरत पड़ती है, जब हम
जागते हैं तो उस समय हमारे लिए सवेरा होना चाहिए। उन बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होगा कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर एक पूरे साल के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, वो वापस जाकर एडमिशन ले सकते हैं। मुझे लगता है इन तीन तरह के ऑडियंस के लिए फायदा है। अगर इसे आप यूनिवर्सिटी की तरफ से देखें, इसमें कई सारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं जिसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे पहले कि यूनिवर्सिटी इसमें जंप कर जाए। पहली बात है कि आप अगर सेकेंड बैच ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर आएंगे जनवरी के सेशन में, आपके पास उतने सारे फ्री क्लासरूम्स होने चाहिए। दूसरी बात है, आपके पास एडिशनल फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए जो कि 2 बैच के बच्चों को पढ़ा पाए। इस तरह से, और आपके पास टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे आप इस पूरे चैलेंजेस को, शेड्यूलिंग को, क्लासरूम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को जो आज के दिन में भी यूनिवर्सिटी के लिए काफी कॉम्प्लेक्स होती है, उसको डबल कर सके और फिर भी मैनेज कर सके। मुझे लगता है थोड़ी तैयारी की जरूरत है यूनिवर्सिटीज को। उसके बाद ये डेफिनेटली एक कदम होगा जो हमारे विकसित भारत की तरफ जाता है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो चैलेंजेस आपने बताए हैं वो काफ़ी अहम है और इस पर हम चर्चा में आगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अनिल से भी मुझे सवाल पूछना होगा। अनिल, एक और अच्छी बात यहाँ पर ये है कि कैंपस इंटरव्यूज़ अब 2 बार हो पाएंगे, तो ये भी बच्चों के लिए एक डबल डोज है खुशी की। हाँ। 2 बार हो पाएंगे, और जो बच्चे, जैसा अभी सर कह रहे थे कि कुछ बच्चे छूट जाते हैं और वो दोबारा दूसरे सेशन में एडमिशन ले पाएंगे, तो उनको भी मौका मिलेगा दोबारा प्लेसमेंट में बैठने का, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है वो फिर डिले हो जाता है अगर बच्चे ने एक बार एडमिशन नहीं लिया। और इसका एक दूसरा जो साइड है वो मैं ये भी देखता हूँ कि अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हैं और किसी वजह से उनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना होता है अपनी स्पेशलाइजेशन करने के लिए या हायर स्टडीज के लिए, वहां पर भी, क्योंकि इंटरनेशनली आप देखें डेवलप्ड कंट्रीज में जहां एजुकेशन इकोसिस्टम इवॉल्व हो गया है, वहां पे ऑलरेडी 2 सेशन होते हैं, इसी तरह एडमिशन होते हैं, तो उनको भी कई बार वेट करना पड़ता है दूसरे सेशन में वहां से अपना मैच करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कोई सेशन अप्रैल और मई में खत्म हुआ है, तो या तो वो सीधा जून जुलाई में जाएंगे जिसको हम फॉल सेशन कहते हैं, अदरवाइज उनको फिर वेट करके नेक्स्ट में जाना पड़ता है जनवरी फरवरी में। तो आई थिंक वो मैचिंग भी बहुत इजी हो जाएगी और जो लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर इस फैसले का हम सब ने स्वागत कर लिया है। बच्चों के लिए अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। अब चुनौतियों पर आते हैं और इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। कैंपस सिलेक्शन बच्चों को मिल जाएगा, मौके मिल जाएंगे, उनका साल बर्बाद नहीं होगा, रोजगार के तमाम मौके आएंगे। लेकिन सैनी साहब, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अब मैं बात करना चाहती हूँ। ये फैसला उन तमाम कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छा है जो नई तरह के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो अपने छात्रों का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। उनके पास अगर इंफ्रा है तब तो वो यकीनन कर सकते हैं। लेकिन हम ये बातें भी देख रहे हैं कि भारतीय छात्र जो हैं उनका रुझान विदेश में पढ़ाई करने को लेकर ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए भी क्योंकि एक तो आपको डिग्री बाहर की मिल जाती है और दूसरा कोई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज को लेकर जो सुविधाएँ हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो बाहर बहुत अच्छी हैं। एक बात होती है कि आप सुविधा बना दीजिए, आप सहूलियत दे दीजिए, दूसरी बात होती है क्वालिटी की। आपको लग रहा है कि क्वालिटी में हम स्ट्रगल करेंगे सैनी साहब? देखिए, पहली जो बात आपने कही कि बहुत से बच्चे बाहर चले जाते हैं, उसमें एक मुख्य कारण यह भी है कि हमारे यहाँ एडमिशन जब उनसे मिस हो जाता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो 1 साल इंतजार करने की जगह वो कुछ जो भी सक्षम है वे लोग बाहर की तरफ रुख कर लेते बच्चे हैं। कितने होंगे और तादाद में? अगर अब यहाँ पर सैनी एक साहब, चीज वो बच्चे कितने होंगे? वो बच्चे कितने होंगे तादाद में? क्योंकि हम जब बाहर पढ़ाई करने की बात करते हैं सर, तो उसमें खर्चा ना बहुत जोर का आता है। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। तो अगर आप एडमिशन लेने में फेल हो गए, उसके बाद अचानक से आपने फैसला कर लिया, या तो फिर आप बहुत ही अच्छे खासे खानदान से हो जो कि तुरंत आपको एडमिशन करा दे और उतना खर्चा आपके पास अवेलेबल हो। अधिकतर भारतीयों के पास ये जो चीज़ है ना, वो प्लानिंग के जरिए ही आती है और उसके बाद भी कई बार कम पड़ जाता है तो एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। तो जो आप कह रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हो सकता है वो उस वजह से भी बच्चे बाहर जाना पसंद करें, लेकिन अधिकतर भारतीय जो है एजुकेशन बाहर अब्रॉड में पढ़ाई की प्लानिंग बहुत पहले से करके रखते हैं, बाकायदा माता पिता करके रखते हैं कि बच्चों को बाहर पढ़ाना है। बताइएगा सैनी साहब। जी, मैंने यही कहा कि जिनके जो सक्षम है वो लोग बाहर का रुख करते हैं। और जहां बात आपने की क्वालिटी की, मुझे नहीं लगता है कि इसमें क्वालिटी कोई एक बहुत बड़ा इश्यू होगा, क्योंकि अक्सर जो कोर्सेज होते हैं जहां पर सेमेस्टर वाइज कोर्सेज हैं, उसमें इसको सिंक करना बहुत आसान है, क्योंकि जो सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेगा वो सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करेगा और नेक्स्ट ईयर वो फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करेगा। तो इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस वो चलता रह सकता है कंटिन्यूअस मोड पर, जिसकी वजह से क्वालिटी
मैं नहीं मानता हूँ कि भारत में यूनिवर्सिटीज के अंदर क्वालिटीज कम है। मैंने बाहर की यूनिवर्सिटीज भी देखी हैं, यूरोप की भी देखी हैं, रूस की भी देखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर इश्यूज नहीं, इश्यूज हर जगह होते हैं, और हर जगह हर एक यूनिवर्सिटी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करती है, अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी डेवलप करती है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन पर कहाँ कहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। शांतनु, आप ही से मैं जानना चाहूँगी, आप जब जाते होंगे कैंपस सिलेक्शन पे या जब भी आप कॉर्पोरेट्स का जिक्र करते होंगे, तो मुझे कुछ टैलेंट में फ़र्क बताइए उन बच्चों में जो शायद भारत में पढ़े हों और वो बच्चे जो शायद बाहर से पढ़कर आए हों। भले ही वो भारतीय हों लेकिन उनकी शिक्षा ट्रेनिंग बाहर हो रखी है, और इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई बदलाव जो आपने देखा हो अपने कुछ हाल ही के अनुभव में, वो साझा कीजिएगा। तो इसमें अगर आप देखें कि मुझे ये नहीं लगता है कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उससे बहुत ज्यादा कोई हमारे कंट्री के डेमोग्राफिक्स में फर्क पड़ता है। अगर आप नंबर्स को देखें तो करीब करीब 1 करोड़ बच्चे ऐसे होते हैं जो हायर एजुकेशन में नया एनरोलमेंट लेते हैं हर साल। उसमें से सिर्फ चंद ही कुछ परसेंटेज बच्चे होते हैं जो बाहर जाते हैं, विच इज लाइक ए राउंडिंग एरर फॉर द कंट्री। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इन सारे चेंजेस की बात करें, ये जो नए नए स्कीम्स आ रही है यूजीसी इंट्रोड्यूस कर रही है, ये एक्चुअली भारत के उन बच्चों के लिए है जो कि यहीं रह जाते हैं, यहीं पढ़ाई करते हैं। दूसरी बात जो आपने थोड़ी देर पहले की थी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, आई थिंक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज के जमाने में फिर से डिफाइन हो रही है। एंड ये डिफाइन हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एम्प्लॉयर आज डिसाइड करता है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन किसको कहते हैं। शायद हमारे अगर एकेडमिया वर्ल्ड से बात करें, हम एक एडटेक कंपनी चलाते हैं, हम करीब करीब 60-65 यूनिवर्सिटीज के साथ काम करते हैं, बट दूसरी तरफ हम कुछ 4-4.5 हजार एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हैं। तो इंटरसेक्शन को थोड़ा अच्छी तरह समझते हैं इस बारे में। अगर आप एम्प्लॉयर्स की नजर से देखें, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होता है जो कि बच्चे को अपने नौकरी के लिए, अपने कैरियर के लिए तैयार कर पाता है, जिसमें 3-4 तरह की चीजें आ जाती हैं। पहली बात है कि एकेडमिक एक्सेलेंस, उसके साथ स्किल बिल्डिंग, सॉफ्ट स्किलिंग एंड वर्क एक्सपीरियंस, अगर ये सारी चीज को एक साथ मिला जाए उसे कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। अगर आप इन सारी चीजों को, अगर यूजीसी के नए जो रवैये को देखें, नए रेगुलेशंस की बात करें, एनईपी के रेगुलेशंस की बात करें, एनईपी के दिशा की बात करें, ये सारी चीजों में स्टूडेंट्स को एक ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी बनाने की बात हुई है। यूजीसी के चेयरमैन ने अभी लास्ट 2 वीक पहले मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि किस तरह से यूजीसी एक नए फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जिसको वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसमें बच्चे कुछ हद तक क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे, बट बहुत सारे टाइम एक एम्प्लॉयर के पास जाके इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से स्किल को गैदर करेंगे, और दोनों का क्रेडिट एक्यूमुलेट करके उनका डिग्री बनेगा। मुझे लगता है एजुकेशन इस समय एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन से जा रहा है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। ये 2 सेशन और 2 सत्र की बात हो रही है, वो एक छोटा सा चेंज है इस पूरे रेवोल्यूशन को इनेबल करने के लिए, बट जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स में चेंज हो रही है, करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें जो बन रही हैं, वो एक हमारे हायर एजुकेशन को एक बहुत ही नया रूप देने वाला है। मुझे लगता है मजा वहां आने वाला है। आप सही कह रहे हैं कि हम ऐसे बहुत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, समीकरण बन रहे हैं, जो कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने के रास्ते पर है, और मेरे ख्याल से ये एक इस बात का बहुत बड़ा पहलू है। प्रोफेसर गुप्ता, इसको ज़रा समझाइएगा विस्तार से। हम बात कर रहे हैं कि हमारे छात्र बाहर जाएं, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि बाहर से बच्चे यहाँ पर आए पढ़ने के लिए, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये हमें होता हुआ भी अब दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे गुप्ता साहब? कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने थी, ब्रेन ड्रेनेज की, लेकिन अब ये कम होता जा रहा है। जैसे हमारे यूजीसी का अगर हम देखेंगे स्लोगन, तो यूजीसी एक ही स्लोगन पे काम करती है, ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। बस हमें ऐसी पढ़ाई की जरूरत है जो हमें विमुक्त कर दे, जो हमें आजाद कर दे। तो हमारा जो पढ़ाई है इसका स्तर बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे सर ने बताया कि शांतनु जी ने बताया कि ये तो बस शुरुआत है, बहुत वो दिन अभी काफी दूर नहीं जब 360 डिग्री जो एडमिशन का प्रोसेस हमारे देश में होगा। ये से मैंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी में भी देखा, जब मैं फॉरेन में काम करता था वहां पर भी मैंने देखा, लेकिन अब हमारे देश में लागू हो गया है। मैं काउंसलिंग करने जाता हूँ, कई बार बच्चे शायद अज्ञानता की वजह से कई कोर्सेस वो चूक जाते हैं। जैसे किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग में या आर्किटेक्चर का लेना है, लेकिन उसके हाथ से वो निकल गया, तो वो बेचारा 1 साल रुकता था। अब उसको ये फायदा होगा कि वो 6 महीने में वो इमीडिएटली वो 6 महीने में एग्जाम देके फिर से वो एडमिशन ले सकता है। तो ये जो चैलेंजेस है, और ये जो बाहर जाने का सिलसिला है ना, अब थम गया है। कुछ सालों से हम देख रहे हैं बाहर जाने का, अब यहीं पर वो जो ग्रेड है, वो जो क्वालिटी है,
हमारे देश में ही मिल रही है, वही सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ही मिल रही है। जैसे पहले कुछ हमारे देश में कुछ ही आईआईटी थे, अब 23 से ज़्यादा आईआईटी हो गए। कुछ ही आईआईएम थे, अब उससे ज़्यादा आईआईएम बन गए हैं। और ये सब एक ही है, ये जो ब्रेन ड्रेनेज हो रहे हैं हमारे देश में, इसको रोकने का पूरा ये जो बाँध बनाया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश का जो क्योंकि ये जो सोर्सेस है, ये कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। भारत वैसे भी युवाओं का देश है और यही युवा अगर हमारे देश में तैयार होते हैं और देश के लिए काम करते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। और ये यूजीसी द्वारा जो प्रयास है, ये सचमुच में सराहनीय है। कुछ चैलेंजेस आएँगे, लेकिन ये एनईपी की तैयारी है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो अभी लागू किया जा रहा है इस साल से, ये उसी की तैयारी है और ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ मेरे बातों से। धन्यवाद मैम। तो मैं कह रही हूँ, हमने लिखा पढ़ा दिया बच्चों को यहाँ पर। ब्रेन ड्रेनेज जो बात कर रहे थे गुप्ता जी, वो भी हमने रोक लिया है, लेकिन क्या हम उसी मात्रा में, उसी तीव्रता से रोजगार पैदा कर पा रहे हैं तमाम क्षेत्रों में? इसमें मैं शांतनु जी ने काफी सारी बातें कही और उसमें जो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आज की डेट में मैं आपको बता सकता हूँ कि हम एक कंपनी रन करते हैं और उस कंपनी में भी हमें बहुत बार जब हम लोगों को हायर करना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, तो हमें ट्रेंड और जो सही रिसोर्सेज होते हैं, सही लोग होते हैं जो फिट होते हैं हमारे उसमें, वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये अभी भी बहुत बड़ा गैप है। अगर आप इसमें डीप में जाएंगे, थोड़ी रिसर्च करेंगे तो पता लगेगा कि इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी कोई भी, अगर आप बैंक या किसी इंश्योरेंस कंपनी का आप एग्जांपल लेंगे तो मेट्रोज में, बड़े सिटीज में, वहां पर ये कंपनी काफी अच्छा सर्विस करती हैं और काफी उनको लोग मिल जाते हैं जो उनकी सर्विसेज को आगे लोगों को एक्सप्लेन कर सकें या फिर बता सकें। लेकिन जब हम जाते हैं टीयर 2 में, टीयर 3 में, थोड़े टाउन्स में जाते हैं और जब उनको ये प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने होते हैं, मान लो इंश्योरेंस का ही प्रोडक्ट है या बैंकिंग का ही प्रोडक्ट है, तो उनको वहां ट्रेंड लोग नहीं मिलते, ऐसे लोग नहीं मिल पाते जिनको, जो इसकी निटी-ग्रिटी जानते हो या जो कस्टमर को सारी चीजें समझा सकें। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा गैप है। और ये जो पॉलिसी है, मैं इसका एक दूसरा साइड भी बताना चाहता हूँ आपको, जो मुझे मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है कि हमारे देश में ये एक कंसेंसस है, या एटलीस्ट मैं तो इसमें बहुत मानता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ेगा तो एजुकेशन से आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे हम अपने जीईआर को, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है, जो अभी 27% के आसपास है, इसको हम आगे लेके जाएंगे 40-50 तक, तो उससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। लेट्स से हमारी जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, एकेडमिया है ना। उसी रिसोर्सेज को अगर हम और यूटिलाइज करके, या इसको हम एसेट स्वेटिंग बोलते हैं कि यार हमने ये इन्वेस्टमेंट किया है, सालों से कुछ हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, कुछ इंफ्रा बनाया है, कुछ फैसिलिटीज बनाई हैं, अगर हम उन्हीं का यूटिलाइज करके ज्यादा लोगों को एजुकेशन दे पाए, या अपने जीईआर जो हमारा एनरोलमेंट रेशो है, ज्यादा लोगों को हम चीजें दे पाए, तो वो आगे हमें ज्यादा ऐसे लोग भी प्रोड्यूस होंगे जो इंडस्ट्री में जा सकें और वहां पर भी फुलफिलमेंट होगी। तो साथ साथ चीजें ग्रो करेंगी, लोग ज्यादा एजुकेट भी होंगे, ट्रेंड होंगे, स्किलिंग होगी, और वहीं इंडस्ट्री जो है उसको अच्छे लोग मिलेंगे और वो भी आगे ग्रो करेगी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से शांतनु, इस पर मुझे आपका भी एक टेक लेना होगा, बिकॉज जिस तरह से हम एक बदलाव की अब बात कर रहे हैं, उसमें रोजगार के नज़रिए में भी बहुत सारा बदलाव आ रहा है और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो शायद पहले नहीं थे। लोगों को अपग्रेड और अपस्किल करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन जो युवा हैं, रिक्वायरमेंट्स अब बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं। बजाय 5 साल पहले की जिस तरह के रोजगार की हम बात करते थे, अब वो मुद्दे बदल चुके हैं। शांतनु, क्या कहेंगे? ये आपका कहना सही है। दो इंडिया का जो ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब करीब 8% के आसपास ही ऑफिशियली रहा है, लेकिन अगर आप युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो वो करीब करीब अनएम्प्लॉयमेंट का करीब 82% इज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। दैट्स अ मेजर चैलेंज। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आई थिंक एम्प्लॉयर्स और पॉलिसी मेकर्स दो तरह से सोच रही हैं। एक तो है कि किस तरह से हम जो वो बच्चे हैं, जो वो युवा हैं जो कि जो हाईली स्किल्ड नहीं है, लो स्किल्ड हैं, उनके लिए नए जॉब तैयार करना in the areas of manufacturing, infrastructure and stuff like that. Lower end skill creation, lower end job creation, that one. दूसरे एंड पे हम देख रहे हैं डिजिटल स्किल्स फॉर डिजिटल जॉब्स फॉर डिजिटल इंडिया। इंडिया दोनों तरफ से बढ़ रहा है। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एक तरफ बढ़े, जिस तरह से उधर स्किल डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, वोकेशनलाइजेशन कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर स्किल डेवलपमेंट जो हो रही है उनको क्रेडिट्स देना, जैसे उनको भी डिग्री के अंदर लेके आया जा सके।
और मर्जिंग ऑफ द एरा ऑफ स्किल बिल्डिंग एंड फॉर्मल एजुकेशन, इन दोनों को मर्जर हो रहा है, जिससे कि दो तरह से हमारे युवा तैयार होंगे। एक तो वो होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की तरफ जाएंगे, और वो होंगे जो कि डिजिटल एंड आईटी सेक्टर्स की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है दोनों तरफ से काम हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जिस तरह से वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रही है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, एआई, एमएल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल दिस नए टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इंडिया काफी आगे जा रही है इस पर्टिकुलर मामले में। यूजीसी का एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव है कि डिजिटल स्किल्स को हर एक डिग्री कोर्सेज के अंदर एम्बेड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। दूसरी बात है जो हमारा एनईपी जो हमें बताता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्रीज बनाना। हमारे समय में ऐसा होता था कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो हमारे बैच के सारे बच्चे वही 6 पेपर पढ़ रहे होंगे एक सेमेस्टर्स में। बट अब ये जो नया प्रोसीजर चालू हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी, उसका मतलब ये है कि हर स्टूडेंट अपने इलेक्टिव्स अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने स्किल सेट्स के हिसाब से, अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा कि हमारे पास हर तरह के स्किल सेट्स के बच्चे तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इस चीज को मर्ज करें विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क इंटीग्रेटेड डिग्रीज, जिसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, ऑन द जॉब लर्निंग, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसमें एम्प्लॉयर्स एकेडमिया के साथ पार्टनरशिप करके बच्चे को तैयार करता है, जिससे बच्चे न तो सिर्फ एडुकेटेड होते हैं बट स्किल्ड भी होते हैं और एक्सपीरियंस भी होते हैं। अगर इस तीनों चीज को अगर आप होलिस्टिकली देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय हायर एजुकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से जो बातें आपने हाईलाइट की है वो ना सिर्फ बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, लेकिन गुप्ता जी, ये जो ऑलरेडी वर्कफोर्स में है उनको भी अपने ऊपर लागू कर लेना चाहिए, क्योंकि मौके उनके लिए भी खत्म तो नहीं हुए हैं। ये तो जो सभी के लिए है, स्किल अपने आप को डेवलप करना, तो ये एक इनिशियल है, अपने आप को अपग्रेड करना, ये अपग्रेडेशन की तैयारी है। मैं हमेशा जाता हूँ करियर, जब काउंसलिंग करने जाता हूँ तो मैं बच्चों को बोलता हूँ आप अपने आप को अपग्रेड किए क्या। पहले हम तांगे पे हम घुमा करते थे, फिर तांगे के बाद फिर हम व्हीकल में आ गए, और आज देख रहे कि लोग उड़ने लगे हैं। तो ये अपग्रेडेशन का ही तरीका था। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, अब कलर में आ गए हैं। पहले वो बटन वाला मोबाइल लेकर चलते थे, अब वो डायरेक्ट एंड्रॉइड मोबाइल आ गया। ये अपग्रेडेशन सब जगह से करना जरूरी, सिर्फ स्टूडेंट का ही नहीं। और आजकल ये हो रहा है, ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है, जैसे शांतनु जी बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये उसकी तैयारी हो रही है। आजकल जब मैं जाता हूँ करियर पे काउंसलिंग करने, तो अब बच्चे जो बताते हैं ना ऐसे ऐसे, पहले लोग बोलते थे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब ये उनकी परिभाषा भी चेंज हो रही है, वो केवल डॉक्टर इंजीनियर तक सीमित नहीं रहे, वो बहुत सारी चीजें अलग अलग जो जो समाज में जिसकी जरूरत है, वो ऐसे ऐसे करियर में जाना चाहते हैं। मैंने एक को पूछा, बेटा बताओ आप क्या बनना चाहते हैं? बोले मैं डॉग ट्रेनर बनना चाहती हूँ। मैं बोला अच्छा, ये डॉग ट्रेनर क्या होता है? बोले ये डॉग को जो ट्रेनिंग देते हैं, ये वो करियर अब चुनना चाहते हैं। ये जो नया भारत है, नया भारत अब नए करियर की नई दिशाओं की तरफ जा रहा है। तो या सभी को ये अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्योंकि इतने महत्वपूर्ण फेज से भारत गुजर रहा है और हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं बदलाव हो रहे हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस बदलाव के मुताबिक आप भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करें और उसके साथ बहने की कोशिश करें। बहरहाल सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप सभी से सवाल पूछने के लिए वक्त मेरा समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। इसी के साथ आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।